हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए आज दोस्तों 4 फरवरी का जितने भी आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ, दोस्तों आइए ऑल शिफ्टों का रिव्यू देखते हैं और आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। साथीगण, अगले शिफ्ट वाले मेरे जितने दोस्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि जो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। बेसिकली दोस्तों आज के ये थर्ड शिफ्टों का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूँ लंबाई तो 28 मीटर, बेसिकली 94 फीट, और चौड़ाई की मैं बात करूँ तो 15 मीटर, जो 50 फीट। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों आपकी स्पोर्ट से इस तरीके से क्वेश्चन देखा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और इतना इतना होती है, जब जो एनबीए मानक के अनुसार ये दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफआईबीए मानक लंबाई जो 26 मीटर 85 फीट और चौड़ाई आपके 14 मीटर 46 फीट होता है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि आर वेंकट राव किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भारतीय प्रशासक और राजनेता, बेसिकली आपके आर वेंकट राव इनसे संबंधित है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आर वेंकट राव जो कि जन्म जो टी वेंकट राव, जिसे वेंकट रो भी कहा लिखा जाता था, और साथ ही दोस्तों एक भारतीय प्रशासक और राजनेता थे जिन्होंने 1821 से 1829 और 1838 से 39 तक त्रावणकोर के दीवान के रूप में कार्य किया गया था। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि म्यांमार की आधिकारिक जो भाषा बेसिकली क्या है, तो बर्मी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1947 में ब्रिटिश पीएम बेसिकली कौन था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 22 मई 1947 के ज्ञापन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कि क्लेमेंट एटली था, जिन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की स्वतंत्रता की तैयारी करने का कार्य सौंपा था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना, और बेसिकली आज के भी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब मुख्य फोकस क्या है। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और हो सके तो एक ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, अगर इसी तरह से आपको एनालिसिस वीडियो रोज़ रोज़ चाहिए तो, है ना। अगर मैं बात करूँ कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना का बेसिकली मुख्य फोकस आपके एग्रीकल्चर पर थे। अगर साथीगण मैं बात करूँ जो पहली पंचवर्षीय योजना ना 1951 से लेकर 56 के बीच में चला था। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली ये हेराडोमर मॉडल पे आधारित था। अगर साथीगण मैं बात करूँ इनका और कुछ एक्सप्लेन, तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोमर मॉडल पे आधारित था, यह जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 56 की अवधि के लिए शुरू किया गया था और कुछ संशोधनों से साथ हेराड मॉडल पर आधारित था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बेसिकली दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, आपको इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय से पहले खत्म हो गया था। अगर मैं बात करूं कि जो भारत का चौथा पंचवर्षीय योजना ना, जो बेसिकली 1969 से लेकर 74 के समय से ज़्यादा देरी से शुरू हुई थी, और यह योजना आर्थिक विकास रणनीति और असहमति के कारण विलंबित रही थी। हमेशा दोस्तों आपके एग्ज़ाम में चौथी पंचवर्षीय योजना और दोस्तों थर्ड पंचवर्षीय योजना और साथ ही जो फाइव थी जो पंचवर्षीय योजना, और साथ ही दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना, सबसे विफल पंचवर्षीय योजना रहता, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना लाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसको भी कार्यकाल से पहले दोस्तों समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए दोस्तों आपके ये जितने भी दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ ना, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कलिंग बेसिकली कहाँ है। तो पूर्वी भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है
और बेसिकली वर्तमान आपके उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ कलिंग गंगा और गोदावरी नदियों के बीच होगी पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि दुराग्रह का विलोम बेसिकली कौन सा है, तो अग्रह आ जाएगा, है ना, कि दुराग्रह का विलोम बेसिकली क्या है, तो अग्रह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेल, इनका दोस्तों मुहावरा आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों आपके एग्जाम में मुहावरा से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना हिंदी के लिए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कि लोगों के बीच काफ़ी अंतर होना, फिर दोनों लोगों की हैसियत में बहुत फ़र्क है। जैसे कि कहता है ना कि बहुत कोई अमीर रहता है बहुत गरीब, तो इनके बीच में बहुत डिफ्रेंसिएशन रहता है ना, तो इन्हीं का मतलब होता है कि कहाँ राजा कहाँ गंगू तेल, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि विधानसभा का कौन भंग कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन, और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विधानसभा को भंग कर सकता है। और विधानसभा की मैं बात करूँ दोस्तों, आर्टिकल 170 के बारे में जिक्र किया गया, आपको याद रखना। आपके एग्जाम में हमेशा विधानसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो अपना काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। बेसिकली दोस्तों हम होता है ना कि केवल कभी कभी दूसरे का मदद कर लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं, सॉरी अपना मदद ले लेते हैं और दूसरा को छोड़ देते हैं, तो उन्हीं का मतलब होता है कि अपना उल्लू सीधा काम मुहावरा करना। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा आ जाएगा। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों अभी जितने भी लेटेस्ट चुनाव हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के दोस्तों विधानसभा सीट किस पार्टी को कितना सीट आया, और दोस्तों आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में टेक्नीशियन में पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कितना सीट आया था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना। बेसिकली कान भरना इसका मुहावरा होता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केरल, जो कि कथकली से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों कथकली और साथ ही मोहिनीअट्टम, ये दोनों के दोनों दोस्तों केरल के बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि नॉर्थ इंडिया का अगर शास्त्रीय नृत्य, तो कथक आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया से आपके कौन से शास्त्रीय नृत्य है, आपके साउथ इंडिया से कौन से शास्त्रीय नृत्य है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो ट्रैक ऑल्ड जो फील्ड स्पर्धा ना, उसी से संबंध आपके पारुल चौधरी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों अभी जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक ये दो जितने भी हुआ दोस्तों, इनसे संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम में खेल से संबंधित खिलाड़ी पूछे जाने की अधिक संभावना है, तो साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े में लगे रंग को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जा सकता है, तो बेसिकली दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस भी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का जो भाग थर्ड है ना, किससे संबंधित है, तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके मौलिक अधिकार से। और दोस्तों मौलिक अधिकार की मैं बात करूं दोस्तों, तो यूएसए के संविधान से लाया गया था, जो भाग थर्ड में आर्टिकल 12 से 35 के बारे में वर्णन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णन किया गया। और राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों आपके बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। हमेशा दोस्तों आयरलैंड से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, बेसिकली ये भी प्रक्रिया बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल दोस्तों, ये भी प्रक्रिया बेसिकली आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। अगर मैं बात करूं कि संविधान संशोधन भाग 20 में आपके आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। अगर साथीगण में बात करूं कि संविधान संशोधन, तो बेसिकली साउथ अफ्रीका से लाया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा।
पंचायत राज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भाग 9 में आर्टिकल 343 से 343 ओ के बारे में जिक्र किया गया है। और वहीं दोस्तों भाग 9 में आपकी नगर पालिका के बारे में जिक्र किया गया, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि संघ की जो राजभाषा आर्टिकल भाग 17 में और आर्टिकल 343 से लेकर 351 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ ना। तो अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की जो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या था, तो स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था, इनका मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों बेसिकली 1951 से 56 पहला और 56 से 61 दूसरा और 61 से 66 आपके तीसरा पंचवर्षीय योजना चला था, जिसमें से तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। और बेसिकली ये 1951 से 66 की अवधि तक चला था। हमेशा मैं कहता हूँ कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन रहा, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा था, जो हमेशा इनसे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिंगानुपात का मतलब होता है किसी जनसंख्या में पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात। अगर दोस्तों मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो 2011 जनगणना के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 943 था। और साथ ही दोस्तों बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 साल के बच्चों के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बेसिकली कहा जाता है। और हमेशा दोस्तों के लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं सेंसस 2011 से, तो दोस्तों आपके साक्षर में सबसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोजीशन पे केरल आ जाएगा। सबसे अगर मैं कम में बात करूं तो बिहार आ जाएगा। और सबसे अगर यूटी में बात करूं तो लक्षद्वीप आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तो बिहार, सबसे कम दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश। हमेशा इंपॉर्टेंट मत है कि 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पे जनसंख्या घनत्व आपके कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुरु M.K. सरोज बेसिकली आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम दोस्तों आपके बेसिकली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम को दोस्तों आपके सदीर नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रुक्मणी देव अरुणेल आ जाएगा, आप सोनल मानसिंह आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे, तो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। हमेशा दोस्तों अशोक से 14 का 14 शिलालेख क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक दोस्तों बेसिकली बौद्ध आपके दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित रखता था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए थे, जिसमें प्राकृतिक, यूनानी और अरामीक थी। प्राकृतिक शिलालेख मुख्य रूप से खौटी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। आपके एग्जाम में अशोक से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के समूह में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के समूह 18 में पाया जाता है और निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, करप्टन, जनोन, ये जितने भी मैं आपको 5 नाम कहा दोस्तों आपके 18 आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा हूँ, 18 समूह की बात कर रहा हूँ। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके 4 ऑप्शन दे के एक ऑप्शन गलत कहता है कि कौन सा नहीं, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि ATM जिसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है, जो कि किस क्षेत्र में आता है, तो तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन जैसे पृथ्वी से कच्चे माल की निकासी से संबंधित जो कि आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर मैं द्वितीय क्षेत्र की बात करूं तो कच्चे माल के प्रसारण और के तैयार माल जैसे निर्माण और ऊर्जा से संबंधित आपके द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र बेसिकली परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी सेवाएं के अंतर्गत आता है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके तृतीय क्षेत्र में आता है। और आपके एग्जाम में SSC में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा GDP किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपके SSC में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा बेसिकली संतूर वादक से संबंधित है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके वाद्य यंत्र एवं वादक से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मृदंग से, बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो कृष्ण कोटि नायर आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मणि अय्यर, ये भी आपको याद रखना है। गुरु द्वारा स्वामी, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही अगर मैं सितार की बात करूँ तो रविशंकर, और आपके जो
अब्दुल हलीम जफ़र खान और साथ ही विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी और साथ ही दोस्तों बुद्धदेव मुखर्जी। और इन्हीं के साथ दोस्तों सितार जो पंडित रविशंकर की बेटी आपके अनुष्का शंकर, ये भी बेसिकली सितार वादक से संबंधित है। और दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1999 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सरोद से अमजद अली खान, अमान अली खान, अली अकबर खान और राजीव तारानाथ, ये बेसिकली आपके सरोद वादक से संबंधित है। आपको ये याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन कौन सा है, तो पंकज और पद्म, सरोज, जलज, नीरज और अरविंद और नलिन और उत्पल और पुंडरिक और तमरस, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। खेद होना बेसिकली इनका मुहावरा का अर्थ होता है कि किसी अपराध या त्रुटि के लिए दोषी या दुखी होना या पछताना, खेद होने का मुहावरा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टिप्पणी जो लोक नृत्य है ना बेसिकली गुजरात में, और गुजरात में भवई दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं, तो बेसिकली 3 अंग होता है, जिसमें से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और आप सबको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका थैंक यू सो मच।